नमस्कार साथियों, सिविल स्टैप के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण से स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलें साथियों, आज की इस HPES मेंस हिंदी की कक्षा को हम आरंभ करेंगे। साथियों, आज की कक्षा में हमारा विषय होगा पद्यांश व्याख्या। आपको पता है सिविल स्टैप के द्वारा निःशुल्क ये कक्षा आरंभ की गई है, जिसमें कि आपको हिंदी व्याकरण के सभी विषय बहुत अच्छे से पढ़ाए जा रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाए जा रहे हैं, ताकि आप फटाफट से रिवीजन कर सके। क्योंकि अभी ये ऐसा समय है, अधिकतर विद्यार्थी उनके पास बिल्कुल समय नहीं है व्यर्थ करने के लिए। तो आपका समय व्यर्थ ना हो, इसलिए इस छोटे बहुत कम समय में आपको जो हिंदी व्याकरण पढ़ाई गई है और साथ में पद्यांश व्याख्या मैं आपको बताऊंगा आज, और गद्यांश व्याख्या भी हम करेंगे अगली कक्षा में। तो इससे पहले हमने तकनीकी शब्दावली पढ़ी थी, और जो कि मैंने आपको बताया था निबंध लेखन में बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी, या फिर अनुवाद में बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। ठीक है, तो पद्यांश व्याख्या आज हम पढ़ेंगे। अधिकतर विद्यार्थी, मतलब अधिकतर कह सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पद्यांश और गद्य में अंतर नहीं पता है, ऐसे विद्यार्थी भी देखने को मिले हैं। ठीक है, पद्यांश में लेखक लिख रहे हैं, गद्यांश में कवि लिख दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ही साधारण सी चीज़ है। अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे तो आप हिंदी में पास कैसे होंगे। तो चलें आज की वीडियो को, आज की कक्षा को आरंभ करते हैं, जहां से आप जो है देख पाएंगे, ये स्पष्ट हो जाएगा आपको कहाँ पर हमने लेखक लिखना है, कहाँ पर हमने कवि लिखना है। तो पहले हम पद्यांश का अर्थ जानेंगे। देखिए, पद्यांश का पद्यांश को काव्यांश भी बोला जाता है। एक चीज याद रखेंगे, इसको काव्यांश भी कहा जाता है। काव्यांश पद्यांश एक ही चीज है। ठीक है, काव्यांश अर्थात या फिर पद्यांश, ठीक है, काव्यांश या पद्यांश का अर्थ होता है कविता। ठीक है, जहां पर आपको कुछ कविता की पंक्तियां दी जाती हैं, उन पंक्तियों को आपने सरल भाषा में लिखना होता है। सरल भाषा में वहां पर आपको कवि का जो कवि जो संदेश देना चाहता है, उन कविता के माध्यम से, उस कविता के माध्यम से वो संदेश आपको वहां पर स्पष्ट करना होता है। ठीक है, तो चलिए पहले अर्थ जानते हैं कि पद्यांश कहा किसे जाता है। अगर बात करेंगे पद्यांश की, तो किसी कवि की कविता से लिए गए अंश को भाव, भाषा, शैली और संदर्भ के आधार पर स्पष्ट करना ही पद्यांश व्याख्या है। ठीक है, जो मैं अभी आपको स्पष्ट कर रहा था, क्या चीज है कि किसी कवि की कविता के दिए गए अंश, आपको कविता के अंश दिए जाते हैं, अर्थात काव्य पंक्तियां दी जाएंगी, तो उस अंश के भाव को स्पष्ट करना, उसके पीछे का मूल भाव क्या है कविता के पीछे का। ठीक है, उसके बाद भाषा कैसी है, किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, अर्थात कैसे शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके संदर्भ के आधार पर स्पष्ट करना है, जो उसकी जो हमें कविता की पंक्तियां दी गई उसका संदर्भ समझना है, अर्थात वो कविता, जो कविता पंक्तियां किस पर आधारित हैं, किस विषय पर आधारित है, फिर उसको आधार बनाकर हमने क्या करना है, पूरी की पूरी व्याख्या करनी है। तो इस व्याख्या में अब सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों की आती है कि काव्य पंक्तियां दे दी गई, वो समझ में नहीं आती कि कहां से ली गई हैं। चलो ये तो ठीक है कि कहां से ली गई हैं, परंतु उसका मूल भाव कैसे समझना है, तो इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। अधिक से अधिक काव्य पंक्तियों को पढ़ें और उसमें सोचें। देखिए, जब भी कोई कविता दी जाएगी आपको, तो उसके पीछे कोई ना कोई संदेश होगा। ठीक है, संदेशात्मक पंक्तियां होती हैं, कोई ना कोई संदेश होगा, तो उस संदेश को आपको ढूंढना होगा। कविता को बार बार पढ़ें, आपको पंक्तियां दे दी जाती हैं, उस पंक्ति को एक बार समझने से कुछ नहीं होगा, उसको बार बार हमें समझना पड़ेगा। बार बार उसको पढ़ें और बार बार पढ़ने के बाद उसके मूल भाव को समझने का प्रयास करें। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो पद्यांश अर्थात में पद्यांश का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे नहीं लगता कोई शंका होगी आपको कि पद्यांश अर्थात आपको कविता की भाषा शैली बतानी है, कविता के पीछे के मूल संदेश को बताना है। ठीक है, यही चीजें हमने व्याख्या में स्पष्ट करनी होती है, बतानी होती हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे लिखी जाएंगी, इसका जो जिसको बोलते हैं, इसकी शैली क्या है, लिखने की फॉर्मेट क्या है। ठीक है, कई विद्यार्थी ऐसे काव्य पंक्तियां दी गई हैं और सीधा व्याख्या लिखनी शुरू कर देते, कई तो व्याख्या भी नहीं लिखते, पॉइंट भी नहीं बनाते व्याख्या का। ठीक है, सीधा ही वो क्या करेंगे, सीधा ही उसको पंक्तियों को लिखना शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसका एक आपको प्रसंग, जैसे पहले प्रसंग लिखा जाता है, ठीक है, प्रसंग लिख सकते हैं, प्रसंग लिख सकते हैं,
संदर्भ भी यहां पर पॉइंट बन सकता है, ठीक है, संदर्भ भी आप लिख सकते हैं। संदर्भ में आपको बताना है कि ये जो काव्य पंक्तियां हैं कहां से ली गई हैं, ठीक है, किसके द्वारा लिखित हैं। अगर तो आपको कविता के नीचे कवि का नाम आ गया तो आप लिख देंगे कि ये जो काव्य पंक्तियां हैं इसके इनके द्वारा लिखित है और कविता का नाम ये है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रसंग लिखेंगे कि फिर आप बताएंगे जो कविता आपको दी गई है उसमें क्या कहना चाहता है कवि, हमें इन पंक्तियों के माध्यम से ये संदेश दे रहा है या हमें ये समझा रहा है, जो भी आप लिखेंगे, है ना, कि ये संदेश दे रहा है कि ये संदेश देना चाहता है कि इन पंक्तियों के माध्यम से, आगे मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, ठीक है, कि वो हम प्रसंग में लिखते हैं, ठीक है। अगर संदर्भ नहीं भी लिखना है, ठीक है, अगर संदर्भ नहीं लिखना है तो प्रसंग में ही संदर्भ को आप उसमें ही ऐड कर सकते हैं, है ना। तो प्रसंग में आप लिख सकते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले बताएं कि यह पंक्तियां किस कवि की रचना से ली गई हैं और फिर उसकी प्रसंग में पद्यांश फिर आप लिख देंगे, ठीक है, कि फिर उसमें आप लिख देंगे कि ये जो काव्य पंक्तियां में संदेश क्या दे रहा है, ठीक है, कि इसके माध्यम से ये जो काव्य पंक्तियां इस विषय पर आधारित हैं और यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें ये संदेश देने का प्रयास कर रहा है। ये पद्यांश हो गया, ठीक है, मतलब कि पद्यांश का प्रसंग हो गया, समझ में आ गया। प्रसंग में हमें क्या लिखना है कि काव्य पंक्तियां कहां से ली गई हैं, ठीक है, और ये कविता कौन सी है, और उसके बाद हम लिखेंगे कि यहाँ जो काव्य पंक्तियां हैं इनके द्वारा कवि हमें संदेश क्या देना चाहता है, ठीक है, वो हम लिख देंगे। जो काव्य पंक्तियां उनका मूल भाव क्या है वो हम लिख देंगे, ठीक है। प्रसंग लिखने के बाद फिर आगे जो हमारा होता है पद्यार्थ, ठीक है, पद्यार्थ लिखा जाता है जिसमें कि कठिन मुख्य शब्दों के अर्थ लिखिए, मतलब जो कठिन शब्द होंगे उनके आपको अर्थ लिखने हैं। यहां पर हम कठिन शब्दों के अर्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट बना सकते हैं कठिन शब्दों के अर्थ या फिर पद्यार्थ थोड़ा अच्छा लगता है। तो पद्यार्थ में क्या होगा, कठिन मुख्य शब्दों के अर्थ लिखने हैं, जो आपको काव्य में कविता में जो शब्द कठिन दिए गए हैं उनके आपको अर्थ लिखने हैं, या फिर कोई शब्द है उसको कैसे प्रयोग किया गया है कविता में। मतलब देखो एक शब्द को क्या है, अलग अलग जो हम देखते हैं कि शब्द जो है वो विषय के अनुसार अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो वहां पर किस अर्थ में उसका प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो वो चीज हमने देखनी है। तो वहां पर आप जो शब्दों के अर्थ लिखेंगे, प्रत्येक पंक्ति का सरल अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी पंक्ति, कोई एक आधी पंक्ति को उठाकर हम लिख देंगे कि जैसे इन पंक्ति के माध्यम से इस पंक्ति का ये अर्थ है, वो हम हल्का सा बता देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर, या फिर आप कठिन शब्दों के अर्थ, सिंपल कठिन शब्दों के अर्थ भी लिख देंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यह पदार्थ हो गया। उसके बाद हमारा आता है भावार्थ, ठीक है, जिसको व्याख्या कहेंगे या भावार्थ लिखेंगे। व्याख्या भी लिख सकते हैं और भावार्थ भी लिख सकते हैं, तो यहां पर हम व्याख्या भी लिख सकते हैं। तो व्याख्या में क्या होगा कि पूरे पद्यांश का संक्षिप्त भाव स्पष्ट करना होगा आपको। जो काव्य पंक्तियां दी गई हैं उसका पूरे का पूरा भाव आपको स्पष्ट करना है, समझना है कि जो काव्य पंक्तियां किस विषय पर आधारित हैं और क्या भाव इसमें प्रमुख है, वो आपको बताना है। उसके बाद कवि का अभिप्राय क्या है ये हमें बताना है कि कवि का अभिप्राय क्या है, क्या संदेश देना चाहता है इन पंक्तियों के माध्यम से, क्या हमें समझाने का प्रयास कर रहा है कवि, वो हमें लिखना है। और एक चीज मैं अभी जो बता रहा था कि अब यहां पर हम जब लिखेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें ये स्पष्ट करना चाहता है या कवित्री हमें ये स्पष्ट करना चाहती है, कवि और कवित्री, यहां पर लेखक शब्द का प्रयोग नहीं होता, लेखक गद्यांश के लिए प्रयोग होता है ना कि पद्यांश के लिए। काव्यांश जो कविता होती है वो कवि या कवित्री लिखती है, ठीक है, और जो गद्य होता है वो लेखक या लेखिका लिखती है। इसलिए यहां पर किसी ने भी लेखक या लेखिका शब्द का प्रयोग नहीं करना है, आपको कवि या फिर कवित्री शब्द का प्रयोग करना है। अगर वहां पर नाम दिया गया कवित्री तो कवित्री लिख देंगे, अगर कवि दिया गया तो कवि लिख देंगे, ठीक है, ये चीज हमने यहां पर करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताओं में क्या होगा कि जो आपको कविताएं, जो आपने कविता लिखी है, ठीक है, जो आपको काव्य पंक्तियां दी गई थी तो उन पंक्तियों की विशेषताएं कौन थी, वो जो काव्य पंक्ति है उसमें रस कौन सा है ना, हमने काव्य रस पढ़े थे, तो काव्य रस किस पर आधारित, कौन सा रस उसमें प्रमुख है, ठीक है। उसके बाद अलंकार, कौन सी पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है, भाषा शैली किस प्रकार की है, वो सारी चीजें हमने लिखनी होती है। तो पहले हम बात करेंगे काव्य रस। तो काव्य रस कौन सा है, श्रृंगार रस, जैसे आपको बताया था श्रृंगार रस कहां पर होता है, श्रृंगार रस जो जहां पर जब प्रेमी प्रेमिका के मिलन या वियोग की बात की गई होगी वहां पर श्रृंगार रस एक, ठीक है, तो वहां पर संयोग और वियोग दो प्रकार के श्रृंगार रस होते हैं। एक
प्रकृति, जहां पर प्रकृति की बात की गई होगी वहां पर श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है। किसी के सौंदर्य की बात की गई होगी वहां पर श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है, तो श्रृंगार रस वहां पर लिख देंगे। आप देख लेंगे पंक्तियां किस पर आधारित है तो वो रस आप लिख देंगे। ठीक है, वीर रस, जहां पर लड़ाई की बात की गई हो, युद्ध की बात की गई हो तो वहां पर वीर रस होता है। ठीक है, करुण रस, जहां पर करुणा, शोक मतलब दुख की बात की गई हो तो करुण रस वहां पर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने बता देना है कौन सा रस उसमें प्रमुख है, तो वो आप रस वहां पर लिख देंगे। उसके बाद अलंकार को, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है कविता में, जैसे हम बोल देंगे यहां पर कनक कनकते सोगुन मादिकता अधिकाय, या फिर हम लिख देंगे ठीक है चारु चंद्र की चंचल किरणें, मान लो ऐसी कोई पंक्ति आ गई तो वहां पर चौवर्ण की आवृत्ति है तो चौवर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार आ गया। ठीक है, तो वहां पर आप लिख देंगे कि ये जो पंक्ति है चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो यहां पर च वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जो एक बात का ध्यान रखना है, जो काव्य रस जो होता है ये पूरी कविता एक रस पर आधारित हो सकती है। ठीक है, एक रस पर, परंतु अलंकार जो होते हैं अलग अलग अलंकार, अलग अलग जगह पर अलग अलग अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ऐसे नहीं लिख देना कि इस कविता में इस अलंकार का प्रयोग हुआ है, नहीं, रस हो सकता है कि ये जो कविता है इस रस पर आधारित है। ठीक है, परंतु अलंकार जो होता है वो पंक्तियों के अनुसार बदल जाता है, तो अलंकार हमने एक नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप जिस कविता की जिस पंक्ति की आप व्याख्या करेंगे या जिस पंक्ति के बारे में आप बता रहे हो, एक पंक्ति कोई भी उठाकर उसका अलंकार बता देंगे या दो पंक्तियों के अलंकार के बारे में आप बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है भाषा शैली। तो भाषा शैली किस प्रकार की है वो आप लिखना कि कवि ने यहां पर इन पंक्तियों में बड़ी जैसे बोल देंगे सुबोध भाषा का प्रयोग किया है, बहुत मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग देखने को मिला है, ऐसे जो शब्दावली हम लिखते हैं। ठीक है, इसमें जो सरल भाषा, सरल मधुर भाषा का प्रयोग किया गया है या स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कहीं कहीं पर ब्रज भाषा, जैसे कि ब्रज भाषा के शब्द हैं, अवधी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, अगर रामचरितमानस तुलसीदास जी को रचित है तो अवधी भाषा पर उन्होंने जो अपनी रचनाएं अधिकतर की हैं, तो वहां पर लिख सकते हैं कि अवधी भाषा का प्रयोग देखने को मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने वहां पर क्या करना है कि वहां की भाषा शैली बतानी है, किन जो कठिन शब्द कौन सा शब्द कठिन है या फिर कौन सा तत्सम शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है, एक दो शब्द ऐसे बता देंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो पूरी की पूरी हमारी जो हो जाएगी। ठीक है, काव्यगत विशेषताएं हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आप क्या बताएंगे कि अंत में हम लिख सकते हैं कि इस पद्यांश में हमें कवि ने ये संदेश दिया है, कवि हमें इन पंक्तियों के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता है। ठीक है, तो वो चीज हो जाएगी। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले एक चीज देख लेंगे, फॉर्मेट कैसा होगा, लिखने का जो संरचना कैसी होगी। पहले हम क्या करेंगे, प्रसंग लिखेंगे। ठीक है, संदर्भ भी लिखा जा सकता है, फिर प्रसंग लिखा जा सकता है, वो आपकी इच्छा है, प्रसंग से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पद्यार्थ आ जाता है। ठीक है, या फिर यहां पर कठिन शब्दों के अर्थ वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है भावार्थ। ठीक है, भावार्थ या व्याख्या भी लिख सकते हैं, भावार्थ व्याख्या आएगी, फिर काव्यगत विशेषताएं आएंगी, फिर निष्कर्ष आ जाएगा या सारांश भी लिख सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने पॉइंट बनाकर लिखने हैं। उसके बाद देखें, अब आपको एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखें, जैसे कि हमारे पास ये पद्यांश है, मैं नीर भरी दुख की बदली संपदन मेरे में चिर मौन रागनी उठती करती निज साज सजली। अब मान लो ये पंक्ति आ गई, पूरी की पूरी कविता आ गई है ना, ये कुछ पंक्तियां ली गई हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली संपदन में चिर मौन रागनी उठती करती निज साल संजली। और आपको मान लो यहाँ पर लेखिका का नाम कवित्री का नाम दिया गया महादेवी वर्मा। ठीक है, तो महादेवी वर्मा की कवित्री जो यहाँ की कवित्री हैं, तो यहाँ पर हम अभी स्पष्ट हो गया, तो इसको बार बार समझने के लिए बार बार पढ़ेंगे। मैं नीर भरी, तो नीर का अर्थ क्या होता है, पानी। नीर भरी दुख की बदली, बदली मतलब बादल हो गया है ना, तो बदली का अर्थ हो गया बादल, तो ऐसे लिख लेंगे, बदली का अर्थ हुआ बादल, तो समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर बादल आ गया, तो बादल में क्या है, नीर भरा हुआ, पानी भरा हुआ, जैसे बादलों में पानी भरा होता है, परंतु यहां पर क्या गया है, तुलना की गई है। तो यहां पर क्या बोला गया, बदली, कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं कौन सी हूं, नीर भरी दुख की बदली, कि बादल में नीर भरा होता है और मुझ में कौन सा जो कवित्री है वो किससे भरी है, दुख से भरी हुई है, मतलब दुख की पीड़ा की बात की गई है। ठीक है, और संपदन
में चिर मौन रागनी उठती करती निज साज 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 सजली। तो अब ऐसे इसको समझने का प्रयास करेंगे कि दुख की बात की गया, श्रृंगार रस यहाँ पर देखने को मिलेगा, करुण रस यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। शोक की, दुख की बात की गई तो करुण रस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो हमें स्पष्ट हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे आगे प्रसंग कैसे लिखेंगे, कि यह पंक्तियां छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा की कविता से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने जीवन दर्शन और अंतर्मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। अपने जीवन दर्शन मतलब उन्होंने अपना जीवन व्यक्त किया है, अपनी सोच को व्यक्त किया है, और उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। ठीक है, उनके हृदय की जो पीड़ा है, उनके हृदय की जो व्यथा है, उसको इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट किया है, हमें व्यक्त किया है। ठीक है, ये हमारे पास प्रसंग हो गया। फिर पद्यार्थ आ जाएगा। पद्यार्थ देखो कैसे लिखना है, नीर भरी दुख की बदली। इसका अर्थ क्या हुआ, आंसुओं से भरा हुआ दुख का बादल। जो बादल किससे भरा होता है, पानी से भरा होता है। तो जो कवित्री हैं वो किससे भरी हुई है, दुख से भरी हुई है, पीड़ा से भरी हुई है। ठीक है, तो पीड़ा से भरा हुआ बादल लिख सकते हैं, दुख से भरा हुआ बादल लिख सकते हैं, या आंसुओं से भरा हुआ बादल, क्योंकि नीर भरी दुख की बदली। तो उन्होंने जो बादल में नीर भरा होता है तो उनमें क्या है, उनमें आंसू भरे हुए हैं, अर्थात पीड़ा भरी हुई है। ठीक है, उसके बाद संपंदन। इसमें क्या होता है, संपदन क्या होता है, हृदय की हलचल, जो हृदय में हलचल रहती है। ठीक है, जैसे हृदय में क्या हलचल है, उसको संपदन कहा गया है। चिर मौन रागिनी का अर्थ हुआ हृदय में सदा गूंजने वाली मौन वीणा, उसको कहा चिर मौन रागिनी। ठीक है, तो हृदय में सदा गूंजने वाली मौन वीणा। उसके बाद साज सजली। साज सजली कहा गया है भीगे हुए सुर, आंसुओं से भीगा हुआ संगीत। तो यहां पर जो साज सजली का अर्थ होता है भीगे हुए सुर। ठीक है, मतलब कि यहां पर क्या है, किसकी बात की, आंसुओं से भीगा हुआ। तो यहां इस कविता में कैसे इसको प्रयोग किया गया, किस अर्थ में प्रयोग किया गया, वो यहां पर लिखेंगे कि आंसुओं से भीगा संगीत, वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रसंग हो गया, पद्यार्थ हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है भावार्थ। फिर हम व्याख्या शुरू करेंगे। व्याख्या कैसे लिखेंगे, कवित्री स्वयं को दुख से भरे हुए मेघ के समान बताती है ना, वही चीज आ गई ना, दुख से भरे हुए मेघ के समान बताती है। उनके हृदय की पीड़ा एक ऐसी मौन वीणा है जो निरंतर उनके भीतर गूंजती रहती है। उनके हृदय की पीड़ा कैसी है, जैसे वीणा के तार गूंजते हैं ना, जो संगीत उत्पन्न करते हैं, तो उनमें क्या है कि उनके हृदय की जो हृदय की पीड़ा है वो कैसी पीड़ा है, मौन है। वो पीड़ा बाहर नहीं निकल रही, वो मौन पीड़ा है उनके हृदय के भीतर, और वो क्या कर रही है, वो निरंतर उनके भीतर गूंजती रहती है। वो पीड़ा मतलब कि उनको हमेशा, जैसे कि बोलते हैं कि उनको हमेशा दुख देती है, पीड़ा जो है उनको तड़फाती है ना, संपंदन जिसको बोलेंगे, तड़फाती है। यह रागिनी आंसुओं से भीगी हुई है और उनके जीवन का संगीत बन गई। अब उनकी जो पीड़ा है, जो जैसे राग होते हैं ना, जो प्रयोग करते हैं हम संगीत में, रागों का प्रयोग किया जाता है, ताल का प्रयोग किया जाता है, तो वो राग, ठीक है, तो उनके अब जीवन का राग क्या है, उनके जीवन का राग है आंसुओं से भीगा। जो उनके आंसू हैं वही राग है, जो उनके जीवन का अब संगीत बन गए हैं। अब उनके आंसू जो उनके जीवन का संगीत बन गए हैं। ठीक है, ये भावार्थ हुआ, सिर्फ उन पंक्तियों का भावार्थ। मतलब कि इसमें जो कवित्री हैं उन्होंने अपने पीड़ा को व्यक्त किया हुआ है कि जो उनकी पीड़ा है वो उनके जीवन का मौन संगीत बन गई है। ठीक है, वो पीड़ा उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है, तो मौन पीड़ा बन गई है। और उन्होंने अपने आप को दुख की भरी बदली, मतलब दुख से भरी हुई बादल के रूप में, बदली के रूप में यहां पर व्यक्त किया है, बताया है। ठीक है, तो ये हमारे पास भावार्थ आ गया। उसके बाद काव्यगत विशेषताएं क्या आएंगी, जैसे कि रस। रस का क्या अर्थ होता है, रस में क्या अर्थ होता है, मतलब कि रस, इसमें कौन सा रस प्रमुख है, तो कौन सा रस प्रमुख है, शोक, दुख की बात की गई है, तो पीड़ा की बात की गई है, तो कौन सा रस हो गया, करुण रस, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, करुण रस। अलंकार की बात करेंगे। ठीक है, अलंकार कौन सा प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार। ये पॉइंट अलग बना लीजिएगा, यहां पर अलंकार लिख देंगे, यहां पर कौन सा, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवित्री ने स्वयं की तुलना दुख से भरे बादल से की है, तो रूपक अलंकार जहां पर क्या है कि यहां रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और कवित्री ने अपने आप को दुख से भरे बादल से तुलना की गई है। ठीक
ठीक है। तो यहां पर आप उपमा अलंकार भी बता सकते हैं कि तुलना की गई है, उन्होंने अपनी तुलना की, तो उपमा अलंकार भी हो जाएगा। ठीक है। तो रूपक अलंकार कहां पे हो जाएगा, जैसे कि आपको एक शब्द को बार बार प्रयोग किया जाता है परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो वो आ जाता है। उसके बाद आ जाता है भाषा शैली। ठीक है, भाषा शैली कौन सी होती है, खड़ी बोली, गे एवं भाव प्रवण भाषा शैली का प्रयोग किया, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, गे मतलब गाने योग्य, ठीक है, पंक्तियों को गाया जा सकता है। और भाव प्रवण शैली है, मतलब कि अपनी भावना को व्यक्त करने में पूर्णतः वो निपुण है, उन्होंने अपनी अपनी भावना को व्यक्त किया है। ठीक है, उसके बाद कल्पना की बात करेंगे। कवित्री ने अपने दुख को बादल और रागनी के माध्यम से कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। कल्पना देखो कि अपने दुख को क्या बताया उन्होंने, अपने दुख को उन्होंने बादल बताया है। ठीक है, और रागनी को उन्होंने रागनी के माध्यम से कलात्मक रूप से उन्होंने अपनी व्यथा को प्रस्तुत किया है, रागों के माध्यम से, कला के माध्यम से, है ना, उन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया है। तो ये काव्यगत विशेषताएं आ जाएंगी। उसके बाद आ जाता है निष्कर्ष। इस पद्यांश से स्पष्ट होता है कि कवित्री ने अपने व्यक्तिगत दुखों को कला और काव्य में रूपांतरित कर दिया है। उनका जीवन दुख से भरा हुआ होने पर भी उनमें अद्भुत कलात्मक सौंदर्य है, कि उनका जीवन दुख से भरा हुआ है ना, परंतु फिर भी उन्होंने कलात्मक पक्ष के माध्यम से, कलात्मकता के द्वारा अपने दुख को, उनका कलात्मक पक्ष यहां पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने अपने दुख को कल्पना शक्ति के माध्यम से, कैसे, उन्होंने संगीत से, राग से अपने दुख को अद्भुत तरीके से व्यक्त किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका निष्कर्ष हो जाएगा। ऐसी शब्द शैली का आपको प्रयोग करना है। एक उदाहरण और देखते हैं। देखो यहां पर हमारे पास क्या है, थोड़ी सी बड़ी कविता है। ठीक है, साक्षी है इतिहास हम ही पहले जागे हैं, जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे हैं, शत्रु हमारे कहां नहीं भय से भागे हैं, कायरता से कहां प्राण हमने त्यागे हैं हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपति तरु का भी हृदय, फिर भी एक बार हे विश्व तुम गाओ भारत की विजय। कहां प्रकाशित नहीं रहा है तेज हमारा, दलित कर चुके हैं हम आराती को पैरों द्वारा, बतलाओ तुम कौन नहीं जो हमसे हारा, पर शरणागत हुआ कहां कब हमें ना प्यारा, बस युद्ध मात्र को छोड़कर कहां नहीं है हम सदैव, फिर एक बार हे विश्व तुम गाओ भारत की विजय। तो ये जो कविता है सियाराम शरण गुप्त की कविता है। ठीक है, तो इसमें अब इसमें क्या है, क्या समझेंगे। अब आपको ये कविता फिर से पढ़नी होगी, दोबारा से काव्य पंक्तियों को पढ़ें, एक बार पढ़ के फिर थोड़ा सा आइडिया होगा कि मतलब देश के बारे में बात की गई है। ठीक है, देश के गौरव की बात की गई है, तो देश के गौरव की बात की गई है। ठीक है, कि देश के गौरव की बात की गई है, तो यहां पर देश से संबंधित कविता है, तो इतना समझ में आ गया। फिर से कविता पढ़ेंगे, फिर इसको सूक्ष्मता से पढ़ेंगे और इसमें प्रयास करेंगे अर्थ जानने का। ठीक है, तो इसका प्रसंग कैसे होगा कि कवि सियाराम शरण गुप्त इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से भारतीय इतिहास और संस्कृति की महान परंपरा, शौर्य और पराक्रम की स्मृति को जगाकर भारतीय लोगों में आत्मविश्वास भरना चाहते हैं, कि वो बताना चाहते हैं, लोगों को जागृत करना चाहते हैं कि हमारा इतिहास इस प्रकार से रहा है। ठीक है, हमारा देश का गौरव इस प्रकार से रहा है। ठीक है, तो वह बता रहे हैं कि भारत ने कभी कायरता से प्राण नहीं त्यागे, बल्कि शत्रु को हराकर भी दयालुता और क्षमाशीलता दिखाई है। ठीक है, कभी भी कायरता की बात नहीं की गई है। ठीक है, कहीं पर भी कायरता नहीं दिखाई गई है, और शत्रुओं को हराकर भी उन्होंने उन पर दयालुता की है। किसने, भारत ने, भारतीयों ने। ठीक है, भारत ने केवल युद्ध के क्षेत्र में शत्रु को परास्त नहीं किया, परंतु शरणागत को भी कभी तिरस्कृत नहीं किया, कि जो मतलब कि युद्ध में परास्त किया, परंतु जो इनकी शरण में, जो भारत की शरण में आया, भारत का मित्र बना या भारत के साथ संधि की, तो उनको तिरस्कृत नहीं किया, उनको अपनाया है, चाहे कोई भी हो। तो ऐसी उदाहरण आप देख सकते हो। पाकिस्तान कितनी बार हमारे जो झुका है कि हाँ अब हम मान जाते हैं, तो हर बार भारत ने उसको स्वीकार किया, परंतु हर बार फिर भी धोखा मिला है। परंतु फिर भी वो किसी भी देश के साथ, पाकिस्तान कोई भी देश हो, अगर वो भारत के जो अच्छे संबंध बनाना चाहता है, तो भारत ने उसको स्वीकार किया है, ना कि तिरस्कृत किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास
जैसे प्रसंग हो गया कविता का। अब जैसे कि मान लो थोड़ी सी आपको व्याख्या बता देता हूं। साक्षी है इतिहास हमें पहले जागे हैं, जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे हैं। अब देखो साक्षी है इतिहास की, इतिहास हमें क्या बता रहा है कि हम ही सर्वप्रथम हम ही जागे हैं, अर्थात हम ही जागे क्या मतलब जागृत। जागना कौन सा जागना, सो के उठने वाला जागना नहीं, मतलब कि ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान किसको मिला है, हम ही को ज्ञान मिला है। कोई भी चीज यहां से शुरू हुई है, भारत से आरंभ हुई है, ठीक है। तो जागृत सब हो रहे हैं हमारे ही आगे हैं, शत्रु हमारे कहां नहीं भागे हैं, कायरता से कहां प्राण हमने नहीं त्यागे हैं हम ही पर कंपित कर चुके सुरपति तरु का भी हृदय, ठीक है। सुरपति कहा जाता है, सुरपति, सुरपति किसका पर्यायवाची है, इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र की बात की गई है। प्रकंपित मतलब कि कंपा देना, ठीक है। तो ऐसे शब्दों के अर्थ निकालेंगे और उसके बाद फिर व्याख्या आरंभ करेंगे। जैसे कि इस पद्यांश में कवि राष्ट्र के वीर सपूतों के अद्वितीय पराक्रम, साहस और आत्म गौरव का वर्णन कर रहा है। यह वह गौरव से कहना चाहता है कि हम ही वे हैं जिन्होंने सबसे पहले आजादी और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष शुरू किया था। आजादी के लिए, आत्मसम्मान के लिए सबसे पहले आरंभ किसने किया, भारत ने किया, ठीक है। उसके बाद हमारे नेतृत्व में औरों ने भी जागरण की लहर फैली कि हमें देखकर औरों ने भी सीखा। कोई भी चीज होगी भारत में, है ना, कोई भी चीज है जब भारतीयों में आरंभ हुआ तो उसको देखकर दूसरे देशों ने भी उसको अपनाने, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे कोई नई चीज का आविष्कार हो जो भारत ने किया, उसको देखकर दूसरे देशों ने भी उसको अपनाने का प्रयास किया, ठीक है। उनको भी मतलब कि उनको भी थोड़ा सा संदेश मिला, या फिर उनको भी थोड़ा जिसको बोल सकते हैं कि आइडिया मिला, वहां से उन्होंने कुछ चीजें सीखी, ठीक है। उसके बाद हमारे शौर्य से शत्रु भयभीत होकर भाग खड़े हुए हैं और हमने कभी भी कायरता का परिचय नहीं दिया। कोई भी युद्ध की बात कर लो, हमेशा भारत ने परास्त किया है अपने दुश्मनों को, ठीक है, हमेशा, और शरणागत भी लिया है। दुश्मन हराने के बाद उनको तिरस्कृत नहीं किया। अगर वो हमसे संधि कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको सम्मानपूर्वक उनसे संधि की गई है, ठीक है। हमारा साहस इतना महान है कि देवताओं के राजा हमारे कारनामों से विचलित हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि भारतीय ऐसा है, मतलब कल्पना की गई है, सच में ऐसा नहीं, ठीक है, कि इंद्र भगवान कांप जाए या कुछ, ठीक है। और काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो इसमें वीर रस की बात की गई है, है ना, युद्धों की बात की गई है, वीरता की बात की गई है, तो वीर रस हो गया। अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, कहां पर, सुरपति तरु का भी हृदय प्रकंपित हो चुके, मतलब कि अतिशोक्ति अलंकार की भगवान इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र के हृदय को भी कंपित कर दिया है, तो अतिशोक्ति अलंकार बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, जागृत, जागे, जागे, ठीक है, तो ज वर्ण की आवृत्ति यहां पर हुई है, तो अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है। भाव, राष्ट्र गौरव का भाव है, वीरता का भाव है, आत्मसम्मान और देश प्रेम की यहां पर बात की गई है, ठीक है साथियों। तो ये थी हमारी आज की कक्षा और आशा करता हूं कि आपको पद्यांश व्याख्या अब समझ में आ गई हुई। इसी प्रकार से इसका आपको अभ्यास करना है, ठीक है। ऐसे ही पद्यांश और गद्यांश का और ज्यादा आप अभ्यास कर सकें, इसलिए हमने ये बुक तैयार की है, हिंदी की बुक है, इसको आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर फोन नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको ये बुक चाहिए, ठीक है। तो आप इस फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और यहां पर संपर्क करके आप इस बुक को मंगा सकते हैं। इसमें अभ्यास, व्याकरण के सारे विषय, निबंध बहुत सारे इसमें बताए गए हैं, ठीक है। काव्यांश, व्याख्या, पद्य, जो अभ्यास के लिए भी यहां पर आपको जो काव्य के मिल जाएंगे, ठीक है, और पद्यांश के भी आपको पद्यांश और गद्यांश दोनों चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी अभ्यास के लिए, ठीक है जी। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में अंत तक बने रहने के लिए और अच्छे से कक्षा में जो हमने सीखा है इसका अभ्यास करें। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।